हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। खास करके उन विद्यार्थियों का जिनके लिए आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का। बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स मई में प्रस्तावित हैं और अभी सूचना निकल करके आ रही है कि ये परीक्षाएँ थोड़ी टाल दी गई हैं। हफ्ते 10 दिन का बढ़ा दी जाएंगी। 5 मई से परीक्षाएं थीं तो उन्हें 12 मई से करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। डेट शीट हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन डेट शीट बहुत जल्द विश्वविद्यालय ने कहा है कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। तो मान के चलता हूं कि जो परीक्षाएं 11, 12, 13 मई के आसपास होनी थी वे हो सकता है 15, 16 या 18 या 20 के आसपास जाएं। तो अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थियों को 4-6 दिन, एक हफ्ते और पढ़ने का ज़्यादा समय मिल जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर, यानी ब्रज भाषा का जो साहित्य है और ब्रज भाषा के उस पेपर में कवि हैं उस पर। हमारा जो मुख्य क्वेश्चन है वो है कि ब्रज भाषा में जो लोक साहित्य का विकास हुआ, ब्रज भाषा में जो लोक साहित्य का डेवलपमेंट हुआ वो किस प्रकार से हुआ और किन किन रूपों में हुआ। हमें दो चीज़ें देखेंगे, किन किन रूपों में हुआ, क्योंकि लोक साहित्य के तमाम अन्यान्य विभिन्न रूप हैं। तो उन रूपों पर हम बात करेंगे और उन रूपों में किस किस प्रकार से चीज़ें धीरे धीरे सम्मिलित हुई, इस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ब्रज भाषा में लोक साहित्य का विकास। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि उसके प्रकारों पर बात करता है तो आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक प्रथाएँ ब्रज में ये किस प्रकार से विकसित हुई। तो हम इन्हीं पर धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन को घूम फिरा करके पूछेगा तो आप ज़रा सावधान रहिएगा, लेकिन मुख्य जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा ब्रज भाषा के लोक साहित्य से संबंधित। अगर ब्रज भाषा हो और लोक साहित्य हो तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस का जवाब जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी, मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आप उन्हें लिखेंगे और हमारी वीडियो 2-3 बार सुनेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी होगी। चलिए, सबसे पहले हम प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे, उसके बाद कुछ हेडिंग्स में अपनी बात कहेंगे और बाद में हम निष्कर्ष लिख के इस सवाल को समाप्त करेंगे। चलिए लिखते हैं। शिष्ट साहित्य जिस प्रकार से आभिजात्य जनता के बीच अपनी पहुंच ज़्यादा बनाए रखता है, आभिजात्य जनता के बीच अपनी पहुंच ज़्यादा बनाए रखता है, वहीं लोक साहित्य लोक के बीच में अपनी पहुंच विशेष रूप से बनाता है। लोक के बीच अपनी पहुंच विशेष रूप से बनाता है। लोक साहित्य के संदर्भ में यदि हम ब्रज क्षेत्र की बात करें तो, लोक साहित्य के संदर्भ में यदि हम ब्रज क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं जिले प्रमुख रूप से आते हैं। बदायूं जिले प्रमुख रूप से आते हैं। इस संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में लोक साहित्य के विविध प्रकारों को एवं उनके उद्भव और विकास को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित करके विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित करके विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब आप एक लाइन छोड़ करके
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लोकगीत। लोकगीत, लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज गाता, सुनता और आनंद लेता है। बल्कि पूरा लोक समाज गाता है, सुनता है और आनंद लेता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। इन गीतों में लोक जीवन की विविध प्रकार से अभिव्यक्ति की जाती है। इन लोक गीतों में लोक जीवन की विविध प्रकार से अभिव्यक्ति की जाती है। इनमें शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह नहीं की जाती। इनमें शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह नहीं की जाती। लोकगीत के सामान्य अर्थ की बात करें तो इसे हम लोक में प्रचलित गीत या लोक में रचित गीत या लोक विषयक गीत कह सकते हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। लोक गीतों की प्रसिद्ध शैलियों की बात करें तो लोक गीतों की प्रसिद्ध शैलियों की बात करें तो इनमें कजरी, सोहर, चैती और लंगुरिया, ये 4 शैलियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये 4 शैलियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। लोक गीतों में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। लोक गीतों में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। इनमें अनुभूति की मार्मिकता एवं अभिव्यक्ति की सरसता छाई रहती है। इनमें अनुभूति की मार्मिकता एवं अभिव्यक्ति की सरसता छाई रहती है। लोकगीतों में कुछ विशेष रूढ़ियां विद्यमान होती हैं। लोकगीतों में कुछ विशेष रूढ़ियां विद्यमान होती हैं, जैसे इनके लय को बनाए रखने के लिए ओ रे कामा अरे कामा हो कामा हाँ भाई, हाँ रे आदि पदों को जोड़ दिया जाता है। आदि पदों को जोड़ दिया जाता है। आदि पदों को जोड़ दिया जाता है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। इन गीतों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपगीत पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उपगीत पाए जाते हैं, जैसे अब एक डालेंगे छोटी हेडिंग, संस्कार गीत। संस्कार गीत,
बालक बालिकाओं के जन्म के अवसर पर या जन्मोत्सवों पर मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि अवसरों पर संस्कार गीत गाए जाते हैं। इनमें सोहर और कोहबर अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें सोहर और कोहबर अत्यंत प्रसिद्ध है। दूसरी हेडिंग डालेंगे अब आप, गाथा गीत। गाथा गीत विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न लोक गाथाओं पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न लोक गाथाओं पर ये गीत आधारित होते हैं। इनमें 3 प्रकार की श्रेणियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 प्रकार की श्रेणियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आल्हा, भरथरी और नरसी भगत। आल्हा, भरथरी और नरसी भगत। चलिए अगली हिंट डालेंगे आप, बिजमैल। बिजमैल राजा विजयमल की वीरता का बखान करने वाली इस लोक गाथा में राजा विजयमल की वीरता का बखान करने वाली इस लोक गाथा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। अगले लिखेंगे आप, दीना भदरी। दीना भदरी। दीना भदरी इस लोकगीत में दीना तथा भदरी नामक इस लोकगीत में दीना तथा भदरी नामक 2 भाइयों की वीरता का वर्णन 2 भाइयों की वीरता का वर्णन मार्मिकता से गाया जाता है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, इसके अतिरिक्त पर्व गीत, बारहमासा, पेशा गीत और जातीय गीत आदि लोक गीतों की विभिन्न शैलियां हैं। आदि लोक गीतों की विभिन्न शैलियां हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लोकगीत के तत्व। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोकगीतों के 7 प्रमुख तत्व दिखाई पड़ते हैं। 7 प्रमुख तत्व दिखाई पड़ते हैं। अब इन 7 के आप नाम लिख देंगे 1 2 3 करके। रोमन में सबसे पहला लिखेंगे स्थाई। पहला तत्व है इसका स्थाई। सेकंड रोमन में लिखेंगे अंतरा। थर्ड लिखेंगे आरोह अवरोह। आरोह अवरोह। फोर्थ लिखेंगे लय। फिफ्थ लिखेंगे मिलान। सिक्स्थ लिखेंगे भर्ती। सेवेंथ लिखेंगे मोड़। ठीक। और एक अंतिम डालेंगे हेडिंग, प्रमुख लोक गायक। प्रमुख लोक गायक शारदा सिन्हा, प्रहलाद सिंह टिपानिया, डॉक्टर शंकर प्रसाद, मोतीलाल मंजुल, विंध्यवासिनी देवी,
योगेंद्र सिंह अलबेला, आदि। ठीक, ये हमारा, ये आप ये जो मेन हेडिंग डाले हैं इसमें डाल दीजिए आप का। मेन हेडिंग हमारी जो का थी ये थी लोक गीत। अब हम आते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर आप लिखेंगे लोक गाथा। लोक गाथा, लोक गाथा या कथात्मक गीतों को अंग्रेजी में बैलेड कहते हैं। अंग्रेजी में BALLAD, बैलेड कहते हैं। लोक गाथाओं में गीतात्मकता अनिवार्य तत्व है। कथानक प्रभावशाली और विस्तृत होता है, लेकिन इन लोक गाथाओं के रचयिताओं और लेखकों का नाम पता नहीं होता। लेकिन इन लोक गाथाओं के रचयिताओं और लेखकों का नाम पता नहीं होता। भारत में लोक गाथाओं की बड़ी ही व्यापक और दीर्घ परंपरा है। बड़ी ही व्यापक और दीर्घ परंपरा है। लोक गाथाओं का वर्गीकरण डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इस प्रकार किया है। लोक गाथाओं का वर्गीकरण डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने निम्नलिखित प्रकार से किया है। रोमन में 1 लिखेंगे प्रेम कथात्मक गाथा, प्रेम कथात्मक गाथा। सेकंड वीर कथात्मक गाथा, और थर्ड रोमांच कथात्मक गाथा। प्रेम कथात्मक गाथा, वीर कथात्मक गाथा और रोमांच कथात्मक गाथा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा ने योग कथात्मक लोक गाथाओं का भी नाम लिया है। योग कथात्मक लोक गाथाओं का भी नाम लिया है। इसके अंतर्गत राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद्र की इसके अतिरिक्त राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद्र की गाथाओं को स्थान दिया गया है। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख लोक गाथाएं। प्रमुख लोक गाथाएं। इसमें नंबर 1 लिखेंगे रोमन में सोरठी। सोरठी, और इसके आगे लिखेंगे डैश करके एक लाइन, यह एक प्रेम गाथा है। यह एक प्रेम गाथा है। इसमें सोरठी तथा ब्रिजमार के प्रेम प्रसंगों का प्रभावशाली वर्णन है। इसमें सोरठी और ब्रिजमार के प्रेम प्रसंगों का प्रभावशाली वर्णन है। सेकंड लिखेंगे शोभा नायका बंजारा। शोभा नायका बंजारा। थर्ड लिखेंगे आल्हा। फोर्थ लिखेंगे लोरिकी। चौथी लिखेंगे बेहुला। पांचवी लिखेंगे राजा गोपीचंद। छठवीं लिखेंगे राजा भर्तृहरि। ठीक, अब अगली हेडिंग डालेंगे लोक गाथाओं की विशेषताएं। लोक गाथाओं की विशेषताएं। बस नंबर केवल हेडिंग लिखेंगे, डिटेल में लिखने का समय नहीं है। लोक गाथाओं की विशेषताएं डैश करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे
रचयिता आबलिक लेखकों का पता ना होना, या आप लिख सकते हैं अज्ञात रचयिता और लेखक। नंबर 2, प्रामाणिक मूल पाठ का ना मिलना, प्रामाणिक मूल पाठ का ना मिलना। नंबर 3, संगीत और नृत्य की अनिवार्य स्थिति, यानी संगीत और नृत्य अनिवार्य रूप से रहता है। नंबर 4, स्थानीय प्रभाव, यानी जो लोकल एरिया का इफेक्ट होता है वो दिखाई पड़ेगा आपको। नंबर 5, स्वाभाविकता। नंबर 6, उपदेशों का अभाव। नंबर 7, रचयिता लेखक के व्यक्तित्व का अभाव। नंबर 8, लंबी कथा वस्तु। नंबर 9, पदों की बार बार आवृत्ति। नंबर 10, ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्धता, ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्धता। नंबर 11, सामूहिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। नंबर 12, भावात्मकता एवं काल्पनिकता। नंबर 13, लोक भाषा एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, लोक भाषा एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। ठीक, अगली हेडिंग लिखेंगे अब, ब्रज प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक गाथाएं, ब्रज प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक गाथाएं। डैश करके लिखेंगे इसमें, जाहर पीर, जाहर पीर, हीर रांझा, गोपी चंद भरथरी, सरवर नीर, महादेव की ब्याहुली, ढोला, हरदौल आल्हा आदि, हरदौल आल्हा आदि। और अंतिम हेडिंग लिखेंगे, लोक विश्वासों एवं लोक रूढ़ियों का विशेष प्रयोग, लोक विश्वासों एवं लोक रूढ़ियों का विशेष प्रयोग। इन लोक गाथाओं में लोक भाषा के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लोकाचारों का वर्णन होता है, विभिन्न प्रकार के लोकाचारों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें कुमारी कन्या के हाथ से जल न पीना, कुमारी कन्या के हाथ से जल न पीना, कामा, शकुन और अपशकुनों का उल्लेख, तपस्या के कारण इंद्रासन का हिल उठना, तपस्या के कारण इंद्र के आसन का हिल उठना, और मृत व्यक्ति के साथ कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उसे जीवित कर देना, मृत व्यक्ति के साथ कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उसे जीवित कर देना। ठीक, तो ये हो गई का और खा। अब डालेंगे हेडिंग आप, ग, लोक कथा, लोक कथा। डैश करके लिखेंगे इसमें, लोक में मौखिक परंपरा से चली आने वाली कहानियां, लोक में मौखिक परंपरा से चली आने वाली कहानियां जिनमें लोक तत्व का समावेश होता है, जिनमें लोक तत्व का समावेश होता है, लोक कथा कहलाती हैं। इनमें लोक विश्वास,
लोक रूढ़ियाँ, लोकाचार तथा लोक परंपराओं का समावेश अनिवार्य रूप से होता है। लोक परंपराओं का समावेश अनिवार्य रूप से होता है। एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे आप, हिंदी लोक कथाएं। हिंदी लोक कथाएं, हिंदी लोक कथाएं, डैश करके लिखेंगे। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों का भय दिखाकर, विभिन्न प्रकार के दैविक और प्राकृतिक प्रकोपों का भय दिखाकर श्रोताओं को धर्म के पथ पर ले आना इन लोक कथाओं का लक्ष्य होता है। धर्म के पथ पर ले आना इन लोक कथाओं का लक्ष्य होता है। इनमें कहीं मनुष्य पशु से बात करता है, इनमें कहीं मनुष्य पशु से बात करता है तो कहीं पशु पक्षी से। पशु पक्षी से। ये कथाएं मुख्य रूप से 3 शैलियों में कही जाती हैं। 3 शैलियों में कही जाती हैं। पहली गद्य शैली, दूसरी चंपू शैली, तीसरी प्रवाह शैली। लेकिन इन तीनों में चंपू शैली सर्वाधिक रूप में प्राप्त होती है। सर्वाधिक रूप में प्राप्त होती है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उदाहरण लिखेंगे, जात रहे डांडे डांडे, जात रहे डांडे डांडे। सेकंड लाइन, एक ठू पावा कौड़ी, एक ठू पावा कौड़ी। थर्ड लाइन, ये जो उदाहरण है ये आम जनता में, आम लोक में प्रचलित है। आप सबने सुना होगा। जब बच्चों के साथ हम खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो ये गाना अक्सर माताएं बहनें हमारी गाती हैं। जात रहे डाड़े डाड़े एक ठिपावा कौड़ी, ऊ कौड़ी गंगा के दीहिन, ऊ कौड़ी गंगा के दीहिन, गंगा बेचारी बालू दीहिन, ऊ बालू में भुंजवा के दीहिन, भुंजवा बेचारा दाना दिहिस, भुंजवा बेचारा दाना दिहिस। फुल स्टॉप, उन्होंने कमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे आप, लोक कथाओं के भेद। लोक कथाओं के भेद। रोम में पहली लिखेंगे, उपदेशात्मक कथाएं। उपदेशात्मक कथाएं। हिंदी की अनेक छोटी बड़ी कथाओं में, हिंदी की अनेक छोटी, इसमें डैश करके लिखेंगे, हिंदी की अनेक छोटी बड़ी कथाओं में मनुष्य के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश भरे पड़े हैं। इनमें सामाजिक बुराइयों से बचना, गृह कलह को मिटाना, परिवार को एक साथ लेकर चलना, जादू टोना, मायावी स्त्री और पुरुष आदि का समुचित उपयोग किया जाता है। नंबर 2, धार्मिक लोक कथाएं। धार्मिक लोक कथाएं। इन कथाओं में सुख की कामना के लिए तमाम किस्सा और कहानियां कही जाती हैं।
अपने पति, पुत्र एवं भाइयों की कुशलता तथा धन धान्य प्राप्त इनका लक्ष्य होता है। इनमें बहुरा, जिउतिया, करवा चौथ और पिंडिया, जिसे दुरदुरियाँ कहते हैं कई क्षेत्रों में, और आजकल तो नया नया चल पड़ा है चटपट, तो ये सब धार्मिक लोक कथाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक। नंबर 3 लिखेंगे प्रेम प्रधान लोक कथाएं। प्रेम प्रधान लोक कथाएं, इनमें मुख्य रूप से माता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है। अगला लिखेंगे एक लाइन छोड़ लिखेंगे इसके अतिरिक्त मनोरंजन संबंधी कथाएं तथा जातीय पात्रों पर आधारित लोक कथाएं भी बहुतायत रूप में प्रचलित हैं। जातीय पात्रों पर आधारित लोक कथाएं भी बहुतायत रूप में प्रचलित हैं। अब एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे लोक कथाओं की प्रमुख विशेषताएं या लोक कथा की प्रमुख विशेषताएं। डैश करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे रोमन में नंबर 1, प्रेम की अभिव्यक्ति। नंबर 2, मानव की प्रवृत्तियों का सहज आख्यान। नंबर 3 लिखेंगे वर्णन की स्वाभाविकता। नंबर 4 लिखेंगे रहस्य एवं रोमांच। नंबर 5 लिखेंगे प्रकृति चित्रण। नंबर 6 लिखेंगे आशावादी दृष्टिकोण। अंतिम लिखेंगे सुखांत की ओर झुकाव। यानी कहने का मतलब जब लोक कथा समाप्त होती है तो वो सुखांत की ओर झुकी होती है, दुखांत की ओर नहीं। ट्रेजेडी नहीं होती है, वो कॉमेडी की तरफ झुकी होती है। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे, मेन हेडिंग क ख ग घ, और अंतिम हेडिंग होगी हमारी, ये होगी लोकनाट्य। लोकनाट्य लोक साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी रोचक कथा को अभिनय में ढालकर लोक का मनोरंजन किया जाता है। इनका लोक जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि लोक से संबंधित उत्सवों, अवसरों तथा मांगलिक कार्यों के समय इनका अभिनय किया जाता है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, इनकी भाषा अत्यंत सरल, सीधी साधी होती है, जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी आसानी से समझ लेता है। इनके संवादों में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है।
इन लोक नाट्यों का प्रारंभ प्रायः देवी देवताओं की स्तुति से होता है। देवी देवताओं की स्तुति से होता है तथा इनके कथानक प्रायः ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक होते हैं। ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक होते हैं। फुल स्टॉप करके एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। एक हेडिंग, कुछ प्रसिद्ध लोकनाट्य। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोकनाट्य। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोकनाट्य। इनमें आप रोमन में लिखेंगे नंबर 1 या फर्स्ट, यात्रा। यात्रा, यात्रा कहते हैं इसे, यात्रा मुख्य रूप से यात्रा कहते हैं, शुद्ध शब्द इसका है यात्रा। डैश करके लिखेंगे इसमें 1-2 लाइन। बंगाल की यह यात्रा एक धार्मिक लोकनाट्य है। बंगाल की यह यात्रा एक धार्मिक लोकनाट्य है। यह नाटक शैव मतावलंबियों से संबंधित है। यह नाटक शैव मतावलंबियों से संबंधित है। दूसरा लिखेंगे यक्षगान। सेकंड, रोमन में सेकंड लिखेंगे हेडिंग यक्षगान। यह दक्षिण भारतीय लोकनाट्य का एक प्रकार है। जो तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ क्षेत्रों में प्रचलित है। जो तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। नंबर 3 लिखेंगे विथि नाटकम। विथि नाटकम अर्थात ऐसा नाटक जो मार्ग में प्रदर्शित किया जा सके। डैश करके लिखेंगे अर्थात ऐसा नाटक जो मार्ग में प्रदर्शित किया जा सके। इसमें नृत्य और अभिनय द्वारा कृष्ण लीला को विषय बनाया जाता है। इसमें नृत्य और अभिनय के द्वारा कृष्ण लीला को विषय बनाया जाता है। फुल स्टॉप करेंगे, एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे लोक नाट्यों का वर्गीकरण। लोक नाट्यों का वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे पहला, रोमन में नृत्य प्रधान लोकनाट्य। जैसे रास, लिखेंगे नृत्य प्रधान लोकनाट्य, डैश करके लिखेंगे जैसे रास। सेकंड लिखेंगे हास्य प्रधान लोकनाट्य। जैसे भड़ैती। हास्य प्रधान लोकनाट्य जैसे भड़ैती। थर्ड लिखेंगे संगीत प्रधान लोकनाट्य। संगीत प्रधान लोकनाट्य जैसे नौटंकी। नंबर 4 लिखेंगे वार्ता प्रधान लोकनाट्य। वार्ता प्रधान लोकनाट्य जैसे बहुरूपिया लोकनाट्य। जैसे बहुरूपिया लोकनाट्य। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ब्रज के प्रसिद्ध लोकनाट्य। ब्रज के हेडिंग डालेंगे ब्रज के प्रसिद्ध लोकनाट्य। बस केवल नाम लिखना है। इसमें लिखिए रोमन में नंबर 1 नकल। नकल। नंबर 2 रासलीला। नंबर 3 रामलीला। नंबर 4 नसीरा। नंबर 5 नौटंकी। नंबर 6 भगत। भगत। फुल स्टॉप। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा, हम लिखेंगे निष्कर्ष। लिखेंगे लोक साहित्य में
जीवन का समूचा दर्शन होता है। लोक साहित्य में जीवन का समूचा दर्शन होता है। लोक जीवन की सरलता, सहजता, कोमलता, सरस बोली तथा रसपूर्ण मन की अभिव्यक्ति लोक गीतों को प्राणवान बनाती है। लोक गीतों को प्राणवान बनाती है। ब्रज के लोक साहित्य में कान्हा की बांसुरी के स्वर हैं। ब्रज के लोक साहित्य में कान्हा की बांसुरी के स्वर हैं। राधा के गीतों का श्रृंगार है तथा यहाँ की गाली में भी कन्हैया का माधुर्य भरा है। तथा यहाँ की गाली में भी कन्हैया का माधुर्य भरा है। उलाहने और आंसुओं से सिंचित ब्रज के उलाहने और आंसुओं से सिंचित ब्रज का लोक साहित्य पूरी दुनिया में अपना अप्रतिम स्थान रखता है। पूरी दुनिया में अपना अप्रतिम स्थान रखता है। अगर इस निष्कर्ष को लिखते समय हमने ये लाइन ना लिखी हो कि निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं तो जरूर जरा जोड़ दीजिएगा। हमें लगता है मैं भूल गया हूँ। लिख दीजिएगा ना कि निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं, कि फिर उसके बाद जो मैंने लिखा है उसे आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त होता है यहाँ पर कि ब्रज भाषा में लोक साहित्य का किस प्रकार से उसके विभिन्न प्रकार हैं और किस प्रकार से उन प्रकारों की विशेषताएं हैं, कैसे उनका उद्भव और विकास हुआ, ये सब हम लोगों ने मोटा मोटा देखा। तो अगर ब्रज के लोक साहित्य से संबंधित कोई सवाल आता है तो इसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हो सकता है कि छोटे सवाल पूछे जाएं, केवल लोकगीत, केवल लोक गाथा, केवल लोक नाट्य या केवल लोक कथा, तो उस संबंध में भी आप अलग सवाल भी लिख सकते हैं। तो चलिए, हमारे सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ बने रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। सभी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के प्रति मैं अपने हृदय से आभारी हूं। अगली वीडियो में हमारी बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।